नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। लोग कहते हैं किसकी, हम कहते हैं उसकी। मतलब आपकी, आपके हित में बात करेंगे। और आज जो बात होने जा रही है, आज की बात, अभी तक के जितने भी एपिसोड हुए हैं उसमें मेरा मानना है कि ये वाला जो आज वाला एपिसोड है ये धमाल मचा देगा। पहला क्वेश्चन ही ऐसा होगा जो आपकी रूह को कांपने के लिए मजबूर कर देगा। आज हम बात करेंगे टोटली करनाल की बात करेंगे। करनाल क्या कह रहा है, करनाल में आखिरकार हो क्या रहा है, करनाल में कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। जो लोग जिम्मेदार हैं वो बटरिंग करने में लगे हैं, आखिर क्यों। दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं। और जैसे ही हमने रात को एक पिक डाली आरटीआई कार्यकर्ता एक्टिवेट राजेश शर्मा की, तो उसके बाद हमारे पास बेहद ही फ़ोन आए और सवालों के लिए झड़ियाँ लगी। सीधी बात करते हैं, तीखी बात करते हैं और मज़ेदार बात करते हैं राजेश शर्मा जी से। राजेश शर्मा जी, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी में बहुत बहुत स्वागत है। अब तक टाइम्स के सभी दर्शकों को नमस्कार बोलता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आपने शहरवासियों को दिया है, ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और ये बहुत ही मशहूर होता जा रहा है। मशहूर तो आप भी कम नहीं हो। कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, मशहूर तो आप लोग करते हैं, मीडिया है, साथी हैं, लोग हैं, नहीं तो कुछ साल पहले तक कोई जानता भी नहीं था। राजेश जी, आज पहले से कुछ ज़्यादा स्मार्ट दिख रहे हो आप। ये तो भाइयों का प्यार है, आपकी नज़रों का कमाल है, वैसा ही हूँ जैसा पहले था। चाय की चुस्की का कमाल नहीं है। चाय की चुस्की तो है ही है, उसका तो मैं रात भर से इंतज़ार कर रहा था कि कब सुबह होगी और कब उसका मैं हिस्सा बनूंगा। बहुत धन्यवाद आपका। आपने होमवर्क कर लिया था रात को? सारा होमवर्क तो दिन में भी रात में भी तैयारी होता है। दिन रात जो आपका एक उद्देश्य है, एक चिट्ठी लगानी है और उसके बाद पोल खोल देनी है। राजेश जी, मेरा पहला सवाल है, आप कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो, क्या हालात क्या हैं आपके शहर के? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके शहर का नाम क्या है? देखिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं अपने शहर का नाम टाइल सिटी के नाम से रख दूं तो। वैसे करनाल राजा कर्ण की नाम के पीछे इस शहर का नाम है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बहुत पुराने राजा महाराजाओं के नाम से ये कर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। कर्णताल भी बहुत मशहूर है यहाँ का। लेकिन आजकल की व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि उसको सिस्टम को देख के घिन आती है। मतलब इसको हम टाइल सिटी यदि कहेंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। दोस्तों, आज से आपको नया नाम दे दिया करनाल का। करनाल का नाम है टाइल सिटी और ये सत्य भी है। आपको छोटी सी घटना बता देता हूँ। कल एक पोस्ट डली थी सोशल मीडिया के ऊपर और वो पोस्ट थी कि ठंडी सड़क पर एक डिवाइडर बनाया गया था। डिवाइडर ही है, स्वीप वे बनाया गया था और जो चंद दिनों में ही जर्जर हो गया और उस पर कई लाख रुपए का बजट था। आपको मालूम है कितना बजट था? जी, तकरीबन 5 लाख प्लस उसका बजट था और स्लिप वे था, छोटा सा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो थाने के बिल्कुल साथ में बनाया गया था। तकरीबन 2-1 महीने पहले बनाया था जब वहाँ पे रेड लाइट वगैरह और जैन स्मार्ट सिटी ने अपना काम शुरू किया था। और सबसे बड़ी बात ये है, 5-5.25 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च हुए थे और उस स्लिप वे से सारे बड़े बड़े अधिकारियों का, सारे नेताओं का 24 घंटे निकलना होता है। मुख्यमंत्री जी भी वहीं से आते जाते हैं उसी स्लिपवे से। और लेकिन वो मेरे को लगता है कि 1-1.5 महीने में बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो गया था। एक ही बारिश के अंदर उसके परकच्चे उड़ गए थे। फिर उसके बाद बढ़िया काम होता है कि आखिरकार टाइल्स काम में आती है। राजेश जी, उस पार्ट के ऊपर जो बैठ गया था उस पर टाइल्स लगा दी है।
डेफिनेटली देखिए कि जब सोशल मीडिया पे ये मुद्दा उठा काफ़ी गर्मा गर्मी से, तो आखिर में टाइल ही इज्जत बचाने के काम आई वहाँ पे, और टाइलों से वो पैच भर दिए गए। क्योंकि निकट भविष्य में उन दिनों मेरे को लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वहाँ पे दौरा था, तो अफरा तफरी में वो पैच सारा ठीक करके और टाइलों ने ही इज्जत बचाई प्रशासन की। राजेश जी, हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि इज्जत बचाई? आपको लगता नहीं इज्जत के साथ खेला जा रहा है? देखिए, अब करनाल के अंदर तो हालात कुछ ऐसे ऐसे ही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अगर कहेंगे तो बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है। जी। लेकिन ये है कि मतलब स्थिति को जो ऊपर बैठे हैं उनको संभालना चाहिए, उनको नीचे अधिकारियों की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उनके काम की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जिसकी तरफ मुझे लगता है कि फ़िलहाल कोई भी तवज्जो कोई नहीं दे रहा है। इस वजह से अधिकारी बेखौफ हो गए हैं, बेरोक-टोक हो गए हैं, अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। उस किसी भी प्रोजेक्ट की यदि उनको आवश्यकता है, नहीं है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं देखते। बनाया और सिस्टम सेट किया अपना और आगे निकल गए, पीछे सारे के सारे प्रोजेक्ट बर्बाद होते चले जाते हैं। ऐसे ही दर्जनों प्रोजेक्ट मैं आपको गिनवा सकता हूं, जैसे नेकी की दीवार है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू में एक बैटरी का प्रोजेक्ट चलाया था ई रिक्शा के लिए अशोका थिएटर के सामने। उसके बाद ई टॉयलेट्स यहाँ पे आए थे, मतलब स्टील के ई टॉयलेट्स यहाँ पे रख दिए गए थे, कहाँ गए आज वो। और ऐसे ही जिस पार्क में फुहारे लगते हैं वो मेरे को लगता है 2 4 5 6 महीने चलते हैं, उसके बाद राम नाम सत हो जाता है, उनका प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता, मतलब मेंटेनेंस की तरफ कोई ध्यान नहीं है। जो बस सर्विस शुरू की गई थी, सिटी बस सर्विस की गई थी, उनके लिए जो अपना बस स्टॉप्स बनाए गए थे, उनके हालात आप देख लें। सिटी बस सर्विस आज आपकी अव्यवस्थाओं के चलते कहाँ खड़ी है, वो बंद हो चुकी है। तो मतलब प्रोजेक्ट बनाते हैं, पैसा फूकते हैं और छुट्टी। राजेश जी, बात होगी तो दूर तक तो जाएगी। ये बात होती है, दूर तक जाती है, लेकिन वहाँ सेक्टर 2 चंडीगढ़ में सीएम निवास तक क्यों नहीं जाती? देखिए, मुझे लगता है कि बातें तो सारी की सारी पहुंचती हैं, लेकिन यदि एक दो अधिकारियों पे ठोस अगर कार्रवाई हो जाए तो ये एक मतलब सिस्टम बन जाए कि कार्रवाई होती है। जब कार्रवाई नहीं होती तो ये अधिकारी उसी के चलते बेखौफ हो गए हैं सारे के सारे, और दब के मतलब कोई कोई क्वालिटी नहीं है, किसी भी काम की कोई क्वालिटी नहीं है। आपने पीछे भी बहुत कवर किया है, सेक्टर 13 में 14 में ये जो टाइल्स के मुद्दे इतने सारे चले थे। टाइल्स मतलब आज लगा रहे हैं, कल वो नीचे बैठ रही हैं, उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। मतलब जनता के पैसे को मतलब बड़ी बेदर्दी से खराब किया जा रहा है, उसमें मतलब सीधे तौर पे आग ही नहीं लगाई जा रही, अदरवाइज कसर कोई नहीं छोड़ रहे हैं अधिकारीगण। आपको लगता है ऐसे कौन कौन से अधिकारी हैं जिन पे गाज गिरनी चाहिए? देखिए, नगर निगम में जिस मर्जी को आंख बंद करके आप उठा लो, एक दो अधिकारियों को छोड़ के, वहाँ आपको ऐसे बहुत सारे अधिकारी मिले। सारे अधिकारी जो डेवलपमेंट के काम करते हैं उनकी सबकी आप, मैं तो कई बार ये अपने आवाज़ उठा चुका हूँ कि नगर निगम की, और यहाँ तक कि अब तो ये भी आवाज़ उठाने लगा हूँ कि स्मार्ट सिटी की भी यदि अदर फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए तो बहुत सारी अनियमितताएँ मिलेंगी। आप करवा के देख लें, माननीय मुख्यमंत्री जी करवा लें या सरकार करवा के अपने लेवल पे देख लें, तो बहुत सारी अनियमितताएं मिलेंगी, जिसमें करोड़ों रुपए का ऊपर नीचे का मिलेगा सिस्टम। राजेश जी, किसी एक अधिकारी के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया जाए और उसको रिमांड पे ले लिया जाए, तो आपको लगता है ये पूरा मामला खुल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है, फिर तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। एक राजेश जी, हमने एनडीसी का घोटाला उठाया था, वो भी लोग सोच रहे हैं हवा में घुस गया, वो कहीं इधर उधर फाइलों के नीचे दब गया, लेकिन उसको दोबारा अभी फिर हम लोग उसको दोबारा से रिव्यू करने वाले हैं। आपको क्या लगता है ये मामला क्या था? किस चीज़ का घोटाला? एनडीसी घोटाला था, एनडीसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का, कि रजिस्ट्री कराने को लेके जो नगर निगम का हुआ था, आपको ध्यान में आ गया होगा। तो वहाँ उसमें तहसील की भी जुड़ी हुई थी, हुडा डिपार्टमेंट भी जुड़ा हुआ था, और मेजर पार्ट था नगर निगम का। देखिए, वो बड़ा चौंकाने वाला एक यहाँ पे घटनाक्रम हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं फाइलों के ढेर के नीचे दब गया है। कुछ एक हफ्ता 10 दिन तो उसमें गर्मा गर्मी रही, सारे के सारे इधर भाग दौड़ रही, लेकिन अब उसका कोई पता नहीं लगा। उसके बारे में मैंने आरटीआई भी डाली थी और चीज़ें कुछ मांगी थी, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया, कुछ एग्जाम्पशंस का हवाला देके कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये, और जिस दिन वो मिल जाएंगे उस दिन दोबारा से फिर आपके सामने वो तथ्य प्रस्तुत कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने बड़े बड़े कारनामे होने के बावजूद भी करनाल में किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राजेश जी, इस घोटाले को भी हम लोगों ने उजागर किया था,
और जल्दी मैं इसके अंदर अपडेट देने जा रहा हूँ। कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया लगेगा। अगर आपके पास कोई लीड है, कोई फॉलोअप अगर आप किसी मुद्दे का रख रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है कि शहरवासियों को पता लगना चाहिए कि उनके शहर में क्या हो रहा है। राजेश जी, आप टाइल सिटी में रह रहे हो, कैसे मज़ा आ रहा है? बट टाइल सिटी तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि एक टाइल सिटी बन के रह गया है। यहाँ पे नगर निगम ने मतलब सारे शहर को कंक्रीट का एक जंगल बना दिया है। जहाँ भी खाली जगह उनको मिली वहीं पे टाइल उन्होंने ठोक दी है, जो कि एक पर्यावरण की दृष्टि से भी बिल्कुल हानिकारक है। और यहाँ का जब टाइल लग जाएगी, पानी की रिचार्जिंग नीचे भूमि में नहीं होगी, वो टेम्परेचर भी बढ़ता है। बहुत सारा इसमें मैंने स्टडी भी किया हुआ है। तो इसमें निकट भविष्य में अभी मैंने एक एप्लीकेशन डीसी साहब को और एक कमिश्नर साहब को भी मैंने दी है कि भाई ये तुरंत प्रभाव से ये टाइलें यहाँ से हटवाई जाएं और पेड़ों के चारों तरफ से भी 1-1 मीटर तक टाइलें हटवाई जाएं। अदरवाइज उसके बाद ये नहीं अपना कार्रवाई करते हैं तो मैं एनजीटी जाऊंगा। एनजीटी, एनजीटी का मतलब बता दें दोस्तों आपको? एनजीटी का मतलब क्या होता है? राजेश जी आप ही बता दो, क्योंकि एनजीटी का मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। बिल्कुल। अधिकारियों में बेतहाशा इसके बारे में खौफ है और ये मतलब लाखों करोड़ों के अंदर पेनल्टी लगाता है। अभी हाल ही में पानीपत शुगर मिल के ऊपर 4.5-5 करोड़ रुपए इसने पेनल्टी लगाई है। वो क्यों लगाई है? क्योंकि वो इलीगल तरीके से बोरवेल से पानी निकाल रहे थे। तो मतलब सख्त संज्ञान लेता है एनजीटी, और एनजीटी में जाने के बाद बचने के कोई चांसेस नहीं रहते अधिकारियों के या डिपार्टमेंट के। राजेश जी, टाइल सिटी करनाल का जो नाम आपने आज दिए, आप ब्राह्मण हो और जो अनुष्ठान आज आप करने वाले हो इस नाम को लेकर, तो आपको लगता है कि ये जल्दी प्रचलित हो जाएगा? देखिए, ये तो पहले ही ऑलरेडी प्रचलित है, लेकिन ये इसका आपके जरिए, आज चैनल के जरिए इसका नामकरण हो गया है। और इसके बारे में मैं एक और मतलब एक चौंकाने वाला कोई ना कोई खुलासा जल्द कर सकता हूं, क्योंकि मैंने 2005 से आज तक कितने करोड़ों रुपए की टाइलें लगी हैं वो आरटीआई लगा रखी है। वो जैसे ही आ जाएंगी तो फिर उसका धमाका करेंगे। दोस्तों, धमाके पे धमाके होने जा रहे हैं करनाल के अंदर। और आपको बता दो, ये करने वाले भी वही लोग हैं। समझ आना ये लोग कौन है? खैर, ये विषय तो थोड़ा सा डिफरेंट है राजेश जी। लेकिन आपको लगता क्या है, यदि हम बात करें, एक मुद्दा है छोटा सा, मैं उठा लेता हूँ आपके सामने, वो छोटी सी ही बात रखूँगा। हमने मानव सेवा संघ, करनाल मानव सेवा संघ का दिन प्रतिदिन खुलासे पे खुलासा करते जा रहे हैं हम लोग। और आपको बता दें, कल एक वहाँ पे स्मार्ट सेवा केंद्र है, उसका कनेक्शन काट दिया मानव सेवा संघ। जो करनाल मानव सेवा संघ है उसने कनेक्शन काट दिया उनका बिजली का, लेकिन जनरेटर लग गया वहाँ पर। इतनी निष्ठा आई हुई है, क्या लगता है आपको? अभी देखिए, वहाँ तो मुझे लगता है कि कोई एक कंपटीशन से का माहौल हो गया। वहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई झगड़े होते हैं। मतलब आपके चैनल के माध्यम से भी हम हर रोज़ इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, वो उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, वो उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ ऐसा ऐसा आभास हो रहा है कि निकट भविष्य में कोई बहुत बड़े खुलासे उसके बारे में होने वाले हैं, जिससे सारा शहर अपना सिर पकड़ के बैठ जाएगा। एक खुलासा कल किया था, एक व्यक्ति को प्रेम मूर्ति ने कहा कि ये तो मर गया, यहाँ से चला गया, धरती छोड़ के चला गया, लेकिन वो जिंदा है। उसको हम ले आए पकड़ के, जिंदे थे वो गोयल साहब। जब उन्होंने खुलासा किया कि एक महिला के साथ इस मानव सेवा संघ के अंदर दुराचार हुआ, प्रेग्नेंट होगी वो महिला, पानीपत में रह रही है, इससे निष्ठा भी आ सकती है। और देखिए, जहाँ पे ऋषि मुनियों का और ये संतों का इस टाइप का सिस्टम होता है, वहाँ ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती। उनको ईमानदारी से काम करना चाहिए, चाहे वो पूर्व में किए गए कार्य हों या आगे कार्य किए गए हों। वो मतलब एक जनहित में सारे कार्य करें तो सबको देखने को अच्छा मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीज़ें अभी निकल के आएंगी, और मुझे लगता है जल्द खुलासे होंगे इन चीज़ों के। लेकिन करेगा कौन? कोई ना कोई तो करेगा। जैसे आप इसके पीछे फॉलो अप लेने पे लगे हुए हो, आप कहीं ना कहीं जो भी बीड़ा उठा लेते हो अंत तक तो पहुंचते ही हो उसके। दोस्तों, अंत तक जाएंगे मानव सेवा संघ वाले मामले के अंदर, अंत तक ऐसे खुरच देंगे, खुरच खुरच के सारा सामान बाहर निकाल देंगे। और वो निकलता जा रहा है। अभी तो लोभ लालच के तीर चलने शुरू हुए हैं वो चलाते रहेंगे, हम अपना काम बनाते रहेंगे। क्या लगता जो इसमें एक मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा कि मानव सेवा संघ
करनाल और करनाल मानव सेवा संघ, हाँ, ये दो अलग अलग संस्थाएं हैं। संस्थाएं हैं। बाकी आने वाले टाइम में वो मैं बताता हूँ। मानव सेवा संघ वृंदावन मेजर पार्ट, और इसको धोखा दे के करनाल मानव सेवा संघ, ये चैप्टर 2 है। चलिए इस विषय को यहाँ छोड़ते हैं, इसके भी आपको हम खबर देने जा रहे हैं नई बढ़िया से। राजेश जी, आपने बहुत मामले उठाए हैं, बेहद ही बेइंतहा। कोई दिमाग पे प्रेशर रहता है? डेफिनेटली प्रेशर तो रहता है। देखो, घर वाले भी डिस्टर्ब कहीं ना कहीं रहते हैं कि इतने खतरनाक काम आप करते रहते हो, मतलब कोई ना कोई दुश्मन बन जाएगा। लेकिन मैंने एक अपना प्रिंसिपल बनाया हुआ है सन 2005 से, और आज तक मैंने कभी किसी इंडिविजुअल अधिकारी को परेशान नहीं किया। मैं जो भी आरटीआई डालता हूँ वो डिपार्टमेंटल तौर पे होता है। किसी का बाई नेम मैंने आज तक कोई आरटीआई नहीं डाली है। इन चीज़ों से मैं बचता हूँ, और शायद यही एक कारण है कि कोई उन सारी चीज़ों को पर्सनली नहीं लेता। वो डिपार्टमेंटल तौर पे ही जो अनियमितताएं या इरेगुलरिटीज़ हैं वो सारी उजागर होती हैं। ये काम करने का तरीका है। जी जी। आपको लगता है कि अगर पर्टिकुलर किसी एक अधिकारी पे कोई आरटीआई लगानी पड़ जाए, वो तो हम ही लगा देंगे? देखो, मैं इन चीज़ों से बचता हूँ। मतलब अगर किसी के ऊपर कुछ लगानी पड़ जाए तो उसको डिपार्टमेंट का शेप देके और फिर वो आरटीआई डाली जा सकती है। इंडिविजुअल तौर पे इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, राजेश जी की बात बिल्कुल ठीक है। आपको बता दें दोस्तों, किसी डिपार्टमेंट के अंदर अगर व्यक्तिगत तौर पर आरटीआई लगानी है, वो तो ना तो राजेश जी को लगाने की जरूरत है और ना मुझे लगाने की जरूरत है। डिपार्टमेंट के लोग ही, राजेश जी, एक दूसरे के खिलाफ लगाते रहते हैं, फिर वो चिट्ठियाँ बाहर आती रहती है, ये मामले चलते रहते हैं। क्या लगता है आपको? डेफिनेटली डिपार्टमेंट के अंदर भी मतलब कोई बहुत शांतिप्रिय वातावरण नहीं रहता वहाँ। अधिकारियों से नीचे अपने जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी तंग होते हैं। वो भी इन आरटीआई का अपना फ़ायदा उठाते रहते हैं, वो भी डालते रहते हैं आरटीआई। राजेश जी, ये अब तक टाइम्स का जो प्रोग्राम चल रहा है, चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, लोग कहते हैं किसकी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में ही बताया था कि ये मतलब लोगों को एक मौका देता है अपने मन की बात कहने का, और हल्के फुल्के माहौल के अंदर ये सारी बातें होती हैं, तो इसका बड़ा भारी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है समाज के ऊपर, और इसको लोग देखते हैं, बहुत अच्छे से अप्रिशिएट भी करते हैं। शहर में भी जब हम निकलते हैं तो यार दोस्त इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसका चर्चा और खर्चा दोनों चल रहा है। इस प्रोग्राम का चर्चा तो होती है, लेकिन खर्चा हमारा भी होता रहता है, चलता रहता है। ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा। आप भी हमसे अपने विचार साझा कर सकते हैं। आपका स्वागत है। राजेश जी, यदि मैं बात करूं करनाल की, ओ सॉरी, टाइल सिटी की बात करूं, तो टाइल सिटी के अंदर इस समय एक्चुअल में हालात क्या है? देखो, टाइल सिटी के इस समय हालात तो बड़े बदतर हुए पड़े हैं। डेफिनेटली देखिए, विकास कार्य तो बहुत हुए हैं, पिछले 4-5 साल में बहुत हुए हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी पीछे आपने देखा होगा 7-8 मुद्दे आरटीआई के जरिए रिवील किए थे, जिसमें एक 5 लाख रुपए का मटका था, 10 लाख रुपए की एक संगमरमर की दीवार थी, और अपना सूर्य नमस्कार थे 28 लाख रुपए के, नमस्ते थी 5 लाख रुपए की। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब एक बड़ा भारी संदेह पैदा करती हैं। इन सारी चीज़ों की यदि ईमानदारी से जांच हो तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। ऐसे करोड़ों रुपए की यहाँ पे शहर में टाइलें लगा दी हैं, और ऐसी ऐसी जगह से नई टाइलें उखाड़ के दूसरी लगा दी हैं कि भाई उनके ऊपर अंधे चलेंगे। अरे शहर में अंधे कितने, और यहाँ कौन स्पेशल चलने आएगा? अंधे अगर चलने हैं, चलाने हैं, तो आप सारे मार्केट में अतिक्रमण हुआ पड़ा है, बरामदे रुके पड़े हैं, लोग तो वहाँ भी जाते हैं। वहाँ तो आंखों वालों को चलने के लिए जगह नहीं है, वहाँ ठीक करवाओ। प्रशासन सो रहा है। नगर निगम में चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, पिछले 10 साल से कोई कार्रवाई नहीं। पता नहीं क्यों डरता है। नगर निगम के अधिकारियों की पिंडियां कांपती है नेहरू पैलेस में, दुपट्टा मार्केट में, कर्ण गेट में जाने से। राजेश जी, वो कहते हैं पेट खाए आग शर्माए, ये माल ले जाते हैं वहाँ से। जिस दिन मेरे पास इस चीज़ के सबूत आ जाएंगे उस दिन फिर अलग अंदाज में बातचीत होगी आपके साथ। राजेश जी, गेट बड़े बना दिए करनाल में, अभी भी बहुत सारी जगह है। मैंने एक बार रात को बैठे सोचा, मैंने कभी गेट और कहाँ कहाँ बन सकते हैं, कंसेप्ट है, माल कैसे ये लोग कमा सकते हैं। आपकी नज़र में अभी कम से कम 5 गेट और बनने हैं, ऐसा लगता है आपको? मुझे कहीं से आभास हुआ था या पता भी लगा था कि मतलब 2-4 गेट और इनके उसमें पाइपलाइन में है अभी। लेकिन धरातल पे यदि बेसिक नीड्स की तरफ सरकार ध्यान दे तो वो ज़्यादा बढ़िया है।
पानी की समस्या है, यहाँ पे सीवरेज की समस्या है, उन चीज़ों को दूर करें। जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ बनाए। अभी अभी ये चार चांद में एक मामला आया था, सीमेंटेड सड़क बिल्कुल हाँ। एकदम फर्स्ट क्लास नहीं, उसके ऊपर मस्तिष्क असफाल्ट की उसकी वो सड़क उन्होंने उसके ऊपर बना दी, जबकि मोहल्ले वाले चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी दूसरी जो बुनियादी दूसरी चीज़ें हैं वो पूरी कर दो, हमें सड़क की ज़रूरत ही नहीं। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, और जहाँ सड़कें नहीं है वहाँ है ही नहीं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। किसान चीख रहे हैं 3 कृषि कानून नहीं चाहिए। उसके बाद जनता चीख रही है हमारी सड़क ठीक है, हमें नहीं हमें चाहिए। नहीं चाहिए। लोग कह रहे हैं हमारे को गेट की ज़रूरत नहीं है, फिर उनको गेट दिया जा रहा है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं। पैसे की बर्बादी हो रही है। देखिए, धरातल पे यदि काम करेंगे जनता के नुमाइंदों के हिसाब से, तो अधिकारियों को भी पता लगेगा कि इस एरिया में इस चीज़ की ज़रूरत है और वहाँ पैसे खर्च किए जाएं। लेकिन एसी रूम में बैठ के प्लान बनाया, ये ठोक दो, वो ठोक दो, ये पीट दो, वो काट दो, तो वो फिर बाद में बर्बादी होगा, उस चीज़ की यूटिलिटी कोई नहीं रहती है। वो साल 6 महीने बाद वो सारा प्रोजेक्ट जीरो हो जाता है। राजेश जी, दोस्तों आपके साथ एक घटना मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि राजेश जी साथ में बैठे हैं। राजेश जी, मैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ऑफिस में गया। मंगल सैन एडिटोरियल के ऊपर बना हुआ है। तो वहाँ किसी तरह से मेरी एक मीटिंग थी, वहाँ पर मैं मीटिंग के लिए गया, तो कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एक कुत्ता बांधा हुआ था। तो मैं जब गया तो अंदर उन्होंने एकदम से पहले मुझे रोक दिया कि आप एक बार सुखीजा जी रुक जाए। डॉग है अंदर, उसको हटा लेते हैं कहीं काट ना ले। तो वो डॉग जिसका था, जो वहाँ पे ऑफिसर था, उसका डॉग था वो। फिर उन्होंने उसको उठा के बांध के अपनी गोद में ले लिया और मुझे कॉन्फ्रेंस हॉल में भेज दिया। मतलब स्मार्ट सिटी के अंदर कुत्ते भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। ये चीज़ मैं देख के बड़ा हैरान था। देख लिए, बड़ी हैरानी की बात है। ये माननीय अपना मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, लेकिन इस तरीके से स्मार्ट सिटीज़ बनेंगे ये हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी। आप नेकी की दीवार की मैंने आरटीआई लगाई थी जिस दिन वो रातों रात जल गई थी, आज तक मुझे उसकी कोई सूचना नहीं दी गई है। और भी मैं आरटीआई के जरिए पत्र वहाँ पे लगाता हूँ, तो इधर उधर घुमा फिरा के वो जवाब दे देते हैं। उसका मतलब सीधा ये होता है कि 1 साल बर्बाद हो जाता है सीधा, क्योंकि अपील, दलील, फिर ये सारी चीज़ें, उसमें बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। और वो सूचना जो 30 दिन में आ जानी चाहिए थी, वो उसको साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाता है, और उस सूचना का फिर कोई औचित्य नहीं रहता। उसके अलावा अभी देख लो, शहर के अंदर स्मार्ट सिटी ने सारी जगह अपना कैमराज लगाए हैं, उन्होंने रेड लाइट्स लगाई हैं, ऐसी ऐसी जगह लाइट लगा दी कि आपने देखा होगा 10-15 दिन के लिए उन्होंने चलाई तो सारा शहर जाम हो गया था। अंततः वो उनको काफ़ी पॉइंट्स पे बंद भी करनी पड़ी। अभी मैं कल अपना मेरठ रोड के ऊपर, यहाँ मेरठ चौक के ऊपर खड़ा था किसी काम से, वहाँ देखा वहाँ की लाइटें बिल्कुल बंद है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितना मतलब हैवी ट्रैफिक है। और मेरठ रोड पे तो कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पे, वहाँ कोई मतलब देखने वाला, पूछने वाला नहीं है। एक आम आदमी मतलब यदि मास्क ना लगाए तो 500 रुपये जुर्माना है। अरे जुर्माना तो बराबर बराबर का, जब कानून बराबर का होगा तभी देश प्रगति करेगा। सुखीजा साहब, एक बहुत मोटी सी बात बता देता हूँ, जब तक इन अधिकारियों की बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स सरकार नहीं करेगी ना, ये देश 500 साल क्या 5000 साल भी तरक्की नहीं कर सकता, और जनता इसी तरीके से गुलाम रहेगी। राजेश जी, कल शाम को मैंने एक मामला पकड़ा। कुदरती क्या हुआ कि मुझे आज आज और कल 2 प्रोग्राम चल रहे हैं केंद्र सरकार के राशन वितरण करने के गरीबों को, और डिपुओं के माध्यम से डिपो के ऊपर बड़े बड़े फंक्शंस किए जा रहे हैं। कल मेरे पास किसी साथी का इनविटेशन आया, तो उन्होंने मुझे 2 कार्ड दिए। मैं वो 2 कार्ड देख के बड़ा हैरान था कि एक फंक्शन तो उनके यहाँ पे आज है और दूसरा फंक्शन है कल। एक ही जगह पे 2 फंक्शन। देखो किस तरह से सरकार को चूना लगाया जा रहा है और कितने मोटे स्तर पर लगाया जाए। ये खाद्य आपूर्ति विभाग जो है, इसको पूरे के पूरे को ख़त्म क्यों नहीं किया जाता? तो देखिए, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, हमें नज़र आ रही है, बाकी जनता को नज़र आ रही है, तो क्या सरकार को नज़र नहीं आ रही, अधिकारियों को नज़र नहीं आ रही कि जनता के पैसे का, ये आपके और मेरे टैक्स के पैसे का है, जो दर्शक देख रहे हैं उनके टैक्स का खून पसीने की कमाई है, और इस तरीके से उड़ाई जा रही है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, आवाज़ नहीं उठाएगी, उठाना सीखेगी नहीं, यूं ही मतलब कुचली जाएगी हर दम पे। लोग बात करते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे आवाज़ कितने लोग उठाते हैं? मैं पूछता हूँ इन जनता से कि आवाज़ कितने लोग उठाते हैं? सुबह अपना टाई ब्रश किया, अपना कंघी मारी और काम पे निकल गए, शाम को आके सरकार की 4 गालियां दे दी, लाइट नहीं है, ये खराब है, ये खराब है। अरे आवाज कौन उठाएगा? आवाज उठाने के लिए कोई पड़ोस के देश से नहीं आएगा, आवाज खुद उठानी पड़ेगी। आवाज उठाओगे तो अधिकारियों पे दबाव बनेगा, दबाव बनेगा तो वो औकात में रह के काम करेंगे सारे के सारे।
तो इसलिए आवाज़ उठाना सीखिए अगर देश में रहना और सारी व्यवस्था ठीक करनी है, नहीं तो यूं ही लुटते फिरते रहिए। तालिबान और अफगानिस्तान में चल रहा है मामला, आपको लगता है इसकी आंच यहाँ भी गिरेगी? देखिए, तालिबान और अफ़गानिस्तान का जो मामला है उसमें बीच-बीच में कभी-कभी खबरें ये भी आती आती हैं कि अफ़गानिस्तान में बहुत चरम सीमा पे भ्रष्टाचार था और जब वो भ्रष्टाचार से जनता भी त्रस्त थी, जनता जब त्रस्त थी तालिबानियों का साथ भी दिया वहाँ की जनता ने। कई वीडियोज़ ऐसे हैं जिन्होंने क्लैपिंग की और सारा सब कुछ किया। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और बहुत बड़ी शक्ति आज विश्व में बन चुका है। तालिबान का वहाँ पे जो उसने सिस्टम बनाया है उसका भारत देश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत देश सब चीज़ों के लिए सक्षम है। राजेश जी, आपने टाइल सिटी के अंदर वो शिमला वाले पहाड़ देखे हैं? अभी शायद नज़रों से बचे हुए हैं। कौन से पहाड़ों की बात कर रहे हैं आप? आपकी नज़रों से कैसे बच गए? हो सकता है कई बार। मेडिकल कॉलेज करनाल है जो, वो देखे हैं पुराने वो वाले जो वो मिट्टी के पहाड़। मिट्टी के पहाड़ कैसे लगते हैं? सुंदर नहीं है वो? मिट्टी के पहाड़ तो एक मतलब सोने पे सुहागा है। अब इतना लगभग कितना 1100 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज है और उसके चारों तरफ इतने बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़ हैं जो उसकी शोभा बताने। मतलब वही मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ें शुरू कर देते हैं। अभी ये तो इसकी बाउंड्री वॉल अभी बनी है, नहीं तो बाउंड्री वॉल भी नहीं थी। आपको लगता नहीं शहर के लोगों को वहाँ पे घूमने जाना चाहिए, एंटरटेनमेंट करना चाहिए पहाड़ों के ऊपर चढ़ चढ़ के? यदि शहर के लोग वहाँ पे घूमने जाएंगे तभी थोड़ा सा प्रशासन की आँख खुलेगी कि भाई ये क्या है, थोड़ा सा तभी शर्म आएगी, फिर उसके बाद हटाया जाएगा प्रॉपर तरीके से। यदि कोई आप ये देख लो सेक्टर 13-14 और जहाँ भी ये स्मार्ट सिटी की टाइलिंग का फुटपाथ का काम चल रहा है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल आधी आधी सड़क से भी ज़्यादा पे गिरा हुआ है। क्यों भाई, किसी परिवार का कोई बच्चा मर जाए, कोई पिता मर जाए, कोई गुड़िया मर जाए, कोई स्लिप हो जाए, किसी को चोट लग जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मतलब अधिकारी गाड़ियों में बैठते हैं, पर्दे लगाते हैं और सरपट निकल जाते हैं। अरे धरातल पे उतर के देख लो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ना कोई जेई, ना कोई एसडीओ, ना लेना ना देना, कोई विजिट नहीं करता, किसी को कोई परवाह नहीं है आज के दिन। तभी मैं कह रहा हूँ कि करनाल एकदम बर्बाद सिटी हुआ पड़ा है। ये जो एक स्मार्ट सड़क है करनाल की, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े रैंप बना दिए थे, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, स्पीड ब्रेकर, उस पर भी बड़ी टाइलें इस्तेमाल की गई है। क्या लगता है आपको? उनके ऊपर भी टाइलें इस्तेमाल की हुई है, वो इन्होंने टेबल टॉप का उसको नाम दिया। हालांकि मेरे हिसाब से वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इतनी ज़्यादा जनता है ही नहीं वहाँ पे। उसको मतलब स्पीड रोकने के लिए आप इतना एक तो सुंदर मतलब रोड बढ़िया इतना खुला चौड़ा रोड प्रोवाइड कर रहे हो कि बिना रोक टोक के कोई जा सके, और बीच में आप टेबल टॉप दे देते हो। कितने लोग जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए जिनको अक्रॉस द रोड क्रॉस करना पड़ता होगा? मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई खास ज़रूरत थी। वो दो पॉइंट्स पे बना दिया गया है, एक तो आगे मॉडल डायरी के पास और एक इधर अपना अग्रसेन चौक के पास। कई एक्सीडेंट भी हुए हैं वहाँ। काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए हैं। इसके बारे में आरटीआई भी लगाई थी लेकिन दुर्भाग्य से पूरी सूचनाएं नहीं मिल पाई। अभी प्रयास जारी हैं। क्या लगता क्या आपको, आखिरकार होगा क्या? होना क्या है, यूं ही त्रस्त रहेंगे जब तक, मैंने पहले भी बात बोली है, जब तक जनता खड़ी नहीं होगी, जब तक यूं ही, जब तक आप ईमानदारी से अपना सारा सिस्टम देखिए। पब्वे में मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, 500 रुपये में, 100 रुपये में कहीं सिलाई की मशीन है, कहीं कुछ है। ये चीज़ें लेके यदि आप वोट डालोगे तो फिर तो सब कुछ पूरा साल सहना पड़ेगा। अब 15 दिन तो सभी आपके द्वारे पे होते हैं, फिर अपना मतलब 5 साल 4 साल आपको धक्के खिलवाते हैं सारे के सारे। तो ये व्यवस्था थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, अच्छे लोगों को चुनना होगा आप लोगों को, और आप लोगों का, हम सभी को अच्छे लोगों को चुनना होगा और अच्छे लोगों को सामने आना होगा। लेकिन आजकल सिस्टम ऐसा बन चुका है कि बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। आप बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन आपके पास फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है तो आपको कोई भी 5 वोट भी नहीं मिलेगी, ना मुझे 5 वोट मिलेगी। तो व्यवस्था ऐसी बन चुकी है, मतलब इसके ऊपर कुछ ना बोलना ही ज़्यादा ठीक है। राजेश जी, जो ये रेलवे रोड पर एक फ्लाईओवर बनाने की तैयारी चल रही है, आपको लगता है ये जो फ्लाईओवर बनेगा करनाल के लिए मील का पत्थर साबित होगा, या फिर करनाल की जो लाइफ लाइन है उसके लिए डैमेज कर देगा? देखिए, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया जो मेरे मन के बड़ा नज़दीक है। इसमें दोनों तरफ की बात है। फ्लाईओवर की करनाल सिटी में मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। इतना बड़ा कोई सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे इतना बड़ा फ्लाईओवर बनाया जाए। और उसके मैं कुछ
कारणों सहित आज आपने मौका दिया तो मैं बताऊंगा। बस स्टैंड आपने करोड़ों रुपए खर्च करके शहर से बाहर भेज दिया। सब्जी मंडी आपने करोड़ों रुपए खर्च करके शहर से बाहर भेज दी। एमसी पुराना ओल्ड ऑफिस आपने यहाँ से ये कह के बाहर भेज दिया कि भाई इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ठीक संभावनाएं रहेंगी और ट्रैफिक जाम कम रहेगा। जब आप इतना सारा काम करते हो, आपने पार्किंग बना दी ओल्ड सब्जी मंडी में, आपने पार्किंग बना दी ओल्ड एमसी ऑफिस में, आपने पार्किंग बना दी कुंजपुरा रोड पे, आपने पार्किंग बना दी रामलीला ग्राउंड में, फिर ट्रैफिक कहाँ रह जाता है? फिर तो मैं सिर्फ प्रशासन की ये कमी मानता हूँ कि ये सिर्फ मेरे को लगता है सब्जी मंडी से लेके और आपका लगा लो कपूर बुक डिपो से थोड़ा सा आगे तक हम जाएंगे तो वहाँ तक का स्ट्रेच है तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, भाई यहाँ की ट्रैफिक पुलिस से वो भी कंट्रोल नहीं होता। तो मतलब फिर तो मतलब बिल्कुल ही गलत सिस्टम है कि एक ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ना होने की वजह से आप फ्लाईओवर 100 करोड़ रुपए का थोप दो, उससे कितनी हानि होगी, कितने मतलब व्यापारियों का रोजगार खत्म हो जाएगा। और जबकि इसकी कोई यूटिलिटी भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई यूटिलिटी है। उसके बाद प्रशासन क्या गारंटी देता है कि नीचे उसकी चीज़ें सारी की सारी ठीक हो जाएंगी? तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत बढ़िया वाइज डिसीजन है। इस पे प्रशासन को, स्मार्ट सिटी को, अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है दोबारा सोचें, क्योंकि सैकड़ों हजारों परिवारों के रोजी रोटी का भी सवाल है। और यदि यदि आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट के बिना इस शहर का काम नहीं चलेगा तो 100% बनाओ, जनता भी आपके साथ है। लेकिन सिर्फ पैसा लगाने की उससे कि ये कि ये 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उठाया और यहाँ पे डाल दिया, तो फिर उसकी कोई औचित्य उसका मुझे नजर नहीं आता। राजेश जी, पुराना नगर निगम का ऑफिस है जिसको अंदर से डोमोलिश कर दिया, पार्किंग बना दी, उसकी भी टाइलें बैठ गई। अब जो पुराना बस अड्डा है वहाँ पर भी एक शॉपिंग मॉल बनाना था। ये 2 प्रोजेक्ट ये तो कंसीडर हो नहीं रहे और ये नया प्रोजेक्ट बीच में एक और डाल दिया। ये क्या चक्कर है? ये देखिए, अभी तो पाइपलाइन में, कल ही अखबार में किसी में मैं पढ़ रहा था कि एक पुरानी सब्जी मंडी में पार्किंग बनेगी मल्टी स्टोरीड, एक बस स्टैंड के पास पार्किंग बनेगी मल्टी स्टोरीड, और उससे पहले एक बननी थी नगर निगम ऑफिस में मल्टी स्टोरीड पार्किंग। उस पार्किंग का मैं आपको सिस्टम बताता हूँ कि कई साल इन्होंने ड्रामेबाजी करी, ये नक्शा बना, वो नक्शा बना, फलाना कर ढिमकाना कर, ये बना दी। माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी सारा सिस्टम ये करा जी, हमने ये कर दिया, और अंत में जाके हाई कोर्ट में जाके धड़ाम देसी वहाँ पे अपना दंडवत प्रणाम कर दिया कि जी हमने तो ये प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। अरे 3 साल क्यों बेवकूफ़ बनाया, लाखों रुपए आपने खर्च कर दिए। अब ये कह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट हमने ओल्ड अनाज मंडी में शिफ्ट कर दिया, वहाँ पे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाएंगे। तो मतलब वही प्रशासन, मतलब जो कोई एक एक प्रोजेक्ट पकड़ ले उसको बढ़िया तरीके से पूरा करे और उसको मतलब अच्छे से इज्जत मान सम्मान के साथ लोगों को समर्पित करके देखो जी हमने, ताकि आने वाले लोग भी अफसरों को याद रखें, जैसे पुराने कई अफसर आए थे अभी भी याद करते हैं उनको, ताकि उनको भी याद करें कि हाँ यार ये फलाना अफसर करके गया था। यहाँ मैं बड़ी कठोर बात कहना चाहूँगा, अफसर यहाँ पे पोस्टिंग करवा के आ जाते हैं और फिर वो उनका मतलब शहर के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। वो ये कि भाई चलो 1 दिन 2 दिन 6 महीने साल 2 साल काटा, अपना टाइम काटा और चले गए। जिस अफसर का जिस शहर के साथ जुड़ाव होगा, जिस अधिकारी का, वो वही विजन के साथ काम करेगा, अगर अन्यथा नहीं करेगा। राजेश, इसमें हो क्या रहा है सुनिए। दोस्तों, जब कोई नया अफसर आता है तो जो पहले अफसर होते थे उनकी मानसिकता होती थी कुछ ना कुछ करके दिखाने की, कुछ ना कुछ करने की। लेकिन आपको बता दें, अब जो अफसर आते हैं मनोहर लाल खट्टर की सरकार के अंदर, जितने भी अफसर आते हैं वो अपने घर से बाल्टी लाते हैं पानी की भर के, मक्खन लाते हैं, बटर लाते हैं, खूब मारते हैं। सिर्फ एक काम करते हैं, सिर्फ बटरिंग करते हैं, बटरिंग। मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखते हैं, योजनाएं बना बनाकर, नक्शे बना बनाकर दिखाते हैं, उनको स्वीकृति दिलाते हैं और उसके बाद फिर वो क्रैश हो जाते हैं। ऐसे ही चल रहा है जी, मैंने तो ऐसे देखा। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मतलब जनता ने सरकार का जो बदलाव किया था, भ्रष्टाचार से, अव्यवस्थाओं से दुखी होकर किया था, लेकिन अब धरातल पे जो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो जनता उससे बड़ी भारी नाराज़ है। और जो चीज़ें मतलब पहले विपक्ष में रह के उठाते थे, अब उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता।
क्यों नहीं जाता भाई? जो यहाँ के नुमाइंदे हैं वो उन चीज़ों को उनको उठाना चाहिए कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी चलो चंडीगढ़ रहते हैं, माना बहुत ईमानदार और बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन तक नहीं पहुँच पाती, उन तक वो ये चीज़ें पहुँचानी चाहिए। भाई अधिकारी तो अपनी फेवर की रिपोर्ट देंगे 100%। आपने क्या कहा, सुलझे हुए या उलझे हुए? सुलझे हुए, अच्छा। बहुत ही नेक, ईमानदार, ये तो विपक्ष भी मानता है अच्छा। कि इनसे बढ़िया इंसान कोई नहीं है। ईमानदार हैं, ऊपर से देखो अब कितना पैसा ऊपर से नीचे आ रहा है धरातल पे, ये विकास कार्यों के लिए आ रहा है, ठीक है। लेकिन अधिकारी यदि उसको आप ठीक ढंग से नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक ढंग से नहीं लेंगे, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री का दोष नहीं है। ये यहाँ के नुमाइंदों को उनको बताना चाहिए कि आप द्वारा भेजे गए पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और इस वो तो तरीके ये से लोग हो तो रहा है। बताते नहीं है, तो बताना गूंगे हैं ये चाहिए, तो। ये बताना चाहिए, यही फर्क होना चाहिए कि सरकारों में कि भाई हम चलो सरकार में आ गए, लेकिन अगर कोई गलत बात है तो हम उसको उठाएंगे, ये इतना क्वेश्चन नम्र जब होना हमें चाहिए। नहीं कुछ मिला तो हम हाँ, क्यों बताएं? नहीं गलत बात है बिल्कुल। यदि अगर आपने राजनीति करनी है, जनता के बीच में रहना है, तो उनके दुख दर्द भी आपको उठाने पड़ेंगे, चाहे अपनी सरकार क्यों ना हो। अपनी सरकार, मान लो अधिकारी कोई गलत कर रहा है, ये तीसरे दिन कहने लग जाते हैं अधिकारी हमारी बात मानते नहीं। भाई सारी चीजें आप बताओ ना माननीय मुख्यमंत्री जी को, तभी तो वो संज्ञान लेंगे कड़ाई से। आप उनको बातें बताते नहीं और जनता परेशान है। नहीं नहीं, जनता कहती है हम लोग बात करते हैं, वो कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बताते हैं, मुख्यमंत्री जी उल्टा हमें धमका देते हैं। नहीं, मेरे सामने तो इस टाइप की कोई बात नहीं आई कि पार्षदों को भी मिलने से इनकार कर दिया था। कोई ना कोई कारण रहा होगा या पता बार नहीं क्या बार बात मिलते थी। हैं इसलिए। हाँ जी। बार बार मिलते हैं इसलिए। नहीं खैर ऐसी तो कोई बात नहीं है, मतलब कोई उनकी मुद्दे होंगे तभी मिलते हैं। हम्म। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने शुरू में कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मतलब एक बार एक दो अधिकारी को जरा बढ़िया कड़ाई से संज्ञान लेना चाहिए। जैसे पुराने समय में राजा भेष बदल के आते जाते थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक बार दौरा कर ले तो बहुत सारी भेष चीजें बदल के आ जाए। मुख्यमंत्री जी अपना भेष बदल लो, आ जाओ, बिल्कुल भेष बदल के आ जाओ, लेकिन पहचान में आ जाओगे, आपका स्टाइल पकड़ा जाएगा जल्दी से। राजेश जी, एक सवाल है, कांग्रेस के नेता है त्रिलोचन सिंह, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी मुझे मेरे साथ 1 घंटा गाड़ी में बैठे तो मैं उनको करनाल के हालात दिखा दूंगा। ये क्या ड्रामा है? ये ड्रामा नहीं, बहुत सारी कमियां हैं करनाल में। नहीं, फिर त्रिलोचन सिंह ही दिखा सकता है, आप क्यों नहीं दिखा सकते? हम क्यों नहीं दिखा सकते? हमारे से ज़्यादा ज्ञान है क्या उनको? आप और हम तो हर रोज दिखाते ही हैं मीडिया के माध्यम से, आप भी दिखाते हो, मैं भी दिखाता हूँ। लेकिन त्रिलोचन सिंह वाला मामला नहीं समझ में पता आया। नहीं अब अंदर बैठ के क्या मामले उनके संज्ञान में है जो उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, और वो किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि हो सकता है उनकी बात मान ले वो और फिर कोई ना कोई एक्शन ले ले। लगता नहीं आपको त्रिलोचन सिंह भाजपा में आने के चक्कर में हो? भाई ये राजनीति से मैं थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ, वैसे इस तरीके के कयास मैं ना मेरे दिमाग में आते हैं ना मेरे आसपास रहते हैं। कोई और आ सकता है कांग्रेस के नेता? मैंने आपको यही अर्ज किया ना, मैं इन राजनीतिक चीज़ों से मैं एक मतलब ये लगा लो कि थोड़ा सा जनहित के कामों में मेरी ज़्यादा रुचि है। मैं मतलब हमेशा ये चाहे कि मेरा शहर साफ़ सुथरा और बढ़िया हो, यहाँ साफ़ सफाई हो, अच्छे लोग अच्छे हों, सभ्य तरीके से सारा सिस्टम रहे, प्रशासन भी बढ़िया काम करे। राजनीति मेरा मतलब एक वो नहीं है। आपको लगता है राजेश जी, फिर राजनीति से जुड़ा सवाल है, कि इतना बुरे हालात हैं करनाल के, कि भाजपा को दोबारा वोट मिलेंगे? देखिए आजकल के जो हालात हैं उससे जनता थोड़ा सा नाराज़ है, लेकिन अभी प्रॉपर टाइम है, यदि समय रहते सारी चीज़ें संभाल ली जाएंगी तो इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया छवि के हैं और बहुत बढ़िया अपने दम पे भी वो सिस्टम सेट कर सकते हैं। आप कुछ अलग से कुछ बात कहना चाहेंगे जो आपको लगता हो कि मुझसे ये पूछा नहीं गया और मैं कहना चाहता हूँ? देखिए एक पर्यावरण के बारे में और एक खेलों के बारे में थोड़ा सा बता। बिल्कुल, आपने मुझे रिमाइंड करा दिया। राजेश जी, आप लोगों की एक मुहिम चल रही है कि पेड़ों को, पौधों को वो लोहे के जालों से मुक्त कराने के लिए, पर्यावरण बीच में आ जाता है, तो आप पूरा इस पूरे मामले में थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए करीबन 2-3 महीने पहले नवल्टी रोड से जाना हो रहा था तो वहाँ पे एक पेड़ देखा, तो जिसको ट्री गार्ड ने बुरी तरह से जकड़ा हुआ था और वो ट्री गार्ड उस पेड़ के अंदर धंसा हुआ था। तो मैंने अपना स्कूटर वहाँ पे रोक रोक के उसकी एक तस्वीर ली और तस्वीर लेने के बाद उसको सोशल मीडिया पे डाला कि भाई हम कोशिश करेंगे कि इस टाइप के ट्री गार्डों को रिमूव करवाया जाए। और रिमूव करवाने के लिए उसमें प्रशासन से भी थोड़ी बहुत हमने गुहार लगाई।
उसके बाद अपना बहुत लंबे समय तक मतलब 10-15 दिन उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया, तो दिनेश बख्शी जी हैं हमारे लक्ष्य जनहित सोसाइटी के, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि रल मिल के ये सारे के सारे हम ट्री गार्ड्स जितने भी शहर में ऐसे हैं जिनको पेड़ों ने बुरी तरह से जकड़ा हुआ है उनको हम हटाएंगे। और ये मुहिम हमारी तकरीबन 1-1.25 महीने से चल रही है। 142 के करीब हम ट्री गार्ड हटा चुके हैं, और ये पर्यावरण की एक अनूठे प्रकार की सेवा है। मतलब लोगों को आपने देखा होगा, पेड़ पौधे लगाते हैं, उनको पालते भी है, बड़ा भी करते हैं, लेकिन इनको बड़े हुए पेड़ों को बचाना एक बड़ा बड़े हुए पेड़ों को बचाना एक बड़ा ये सौभाग्य की बात है कि हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो राजेश जी, आपसे काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं। लगता क्या आपको कि करनाल में जो टाइल्स का मामला तो चल ही रहा है, उसके अलावा करनाल के हालात क्या हैं, कुछ और शॉर्ट में बस? करनाल के हालात तो देखिए, डेवलपमेंट काम ही है। अभी देखिए पुलों के नीचे जैसे स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। 2M दर्जे का काम हो रहा है। अधिकारी लोग वहाँ पे अगर जाएं और इंस्पेक्शन वगैरह करें तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। काम जो भी करें, मेरा रिक्वेस्ट ये है अधिकारियों से भी कि मतलब परमात्मा को जान देनी है। कल को यदि अपना घर बनाएंगे तो हम किसी मजदूर को वहाँ बीड़ी भी नहीं पीने देते, उसके सिर पे बैठे रहते हैं। तो क्या मतलब जिस तरीके का शहर में काम हो रहा है, अधिकारी अपने घरों में ऐसा करा लेंगे? बिल्कुल नहीं कराएंगे। तो जो भी काम कराएं विजन के साथ कराएं, ऐसे प्रोजेक्ट पे पैसे जनता के लगाएं जिनके ऊपर जो लंबे समय तक चले और जिनकी कोई ना कोई यूटिलिटी हो। राजेश जी, मेरा आखिरी सवाल है, पूरे करनाल के अंदर इनलीगल कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, धड़ाधड़ बिना नक्शे पास कराए मकान की आड़ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आपको क्या लगता है? नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच बिल्कुल इस मामले में मैं सख्त से सख्त शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा, एकदम रिजाई बांध के अपनी आंखों पे सो रही है। और जो बिल्डिंग ब्रांच है वो कोई काम नहीं कर रही धरातल के ऊपर। इसके बारे में मैं कई बार लिखित में शिकायत भी कर चुका हूँ। वहाँ के जो अधिकारी हैं, मतलब आपका बिल्डिंग ब्रांच के तरफ करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जो है वो लॉस करवा रही है। करोड़ों रुपए इन्होंने बर्बाद करवा दिए हैं यहाँ पे। इलीगल कंस्ट्रक्शन जितनी मर्जी देख लो शहर में, कोई अधिकारी इनके ऊपर काम ही नहीं करता। मैं इसीलिए तो आपको बोला था कि फोरेंसिक ऑडिट अगर खाली बिल्डिंग ब्रांच का भी हो जाए ना, तो आप देख लेना, मतलब एक भी अधिकारी अगर बच जाए तो किसी की भी हिम्मत नहीं, मतलब कोई उनको बचा जाए। इतने बड़े बड़े घोटाले हैं। खाली बिल्डिंग ब्रांच है, उसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच है। ट्रेड लाइसेंस का कोई काम नहीं शहर में हो रहा बिल्कुल भी। एडवर्टाइजमेंट पिछले मतलब 7-8-10 साल से करोड़ों रुपए का नुकसान, रेवेन्यू लॉस हो चुका है। उसके अलावा ये ज़मीन जो नगर निगम की अब गांव में आए हैं ठेके पे दी जाती है, उसमें बड़ी भारी अनियमितताएं हैं। बहुत सारी चीज़ें, नगर निगम तो भरा पड़ा है। मैं माननीय अनिल विज जी से कहूँगा कि फॉरेंसिक ऑडिट, हालांकि उन्होंने अभी पीछे डिक्लेयर किया था कि सभी की सभी जितने भी नगर निगम है उनके ऑडिट्स करवाए जाएंगे। मैं कहूँ नगर निगम करनाल का खास तौर पर पिछले 10-15 साल का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, और यहाँ के अधिकारी देखो नीचे से लेके ऊपर तक सारे के सारे ना उसमें आ जाए, कोई कार्रवाई करके राजी नहीं। मैं मतलब कितनी वहां पे एप्लीकेशन दे रखा, वो सारी मार्क होकर नीचे से नीचे आ जाती है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल भट्टा बिठा दिया नगर निगम करनाल ने। इसको तो वापस कमेटी बना देना चाहिए। इसका नाम नहीं बदलना चाहिए? नरक निगम सारे लोग कहते हैं। लोग वहां पे धक्के खाते हैं। मैं तकरीबन हफ्ते में 2-3 दिन वहां जाता हूं, मैं वहां की व्यवस्थाएं देखता हूं। आप कहते हैं कि हमारा सफाई के अंदर हमारा ये स्थान आ गया, वो स्थान आ गया। आप हर रोज दिखाते हो सफाई की क्या व्यवस्थाएं, आप भी दिखाते हो, हम भी दिखाते हो, और मीडिया के बंधु भी दिखाते हैं शहर में सफाई की क्या व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल सत्यानाश करके रख दिया यहाँ के अब क्या बोलूँ मैं उसको। चलिए राजेश जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी के लिए। मैं एक बात और यहाँ पे आपसे मिस हो गई है, कहना चाहूँगा। ओलंपिक्स के अंदर हमारा एक मेडल आया है, एक गोल्ड मेडल आया है, ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, सिल्वर मेडल आए हैं। इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि 150 करोड़ की यहाँ पे अपनी जनता है, सारे के सारे इतने लोग हैं, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राष्ट्र है, और ज़मीन से जुड़े हुए इतने सारे लोग हैं। एक मतलब गांव का देश यहाँ पे कहा है। इतना एक से एक टैलेंटेड यहाँ पे सिस्टम है। सरकारें यदि ग्रास रूट लेवल से बच्चों को उठाए तो अगले 5 या 10 या 15 साल में, ग्रास रूट लेवल से अगर बच्चों को उठाए 15 साल में 75 गोल्ड मेडल अगर भारत ना जीत जाए ईमानदारी से, तो आप मेरा नाम बदल देना। लेकिन सरकार सिर्फ जब
खिलाड़ी बन जाता है, गोल्ड मेडल जीत के ले जाता है, उसकी बल्ले बल्ले करती है। ग्रास रूट लेवल पे जो माँ बाप है वो किस तरीके से अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपना पेट काट के, अपना प्रोफेशन छोड़ के, ये सिर्फ वही जानते हैं और उनकी कोई मदद नहीं करी जाती। कोई बच्चा आप ये लगा लो कि ओलंपिक में 300-400 यहाँ के पार्टिसिपेंट्स गए थे, मेडल तो 4-5 आए हैं, बाकी भी तो उस लेवल पे पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। उनकी मदद कौन करेगा? उनका तो मतलब अगर किसी ने मदद नहीं करी तो आप हर रोज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई बेचारी लड़की अपना कस्सी वहां पे चला रही है। बहुत अच्छी बात की आपने रजनीश जी। हाँ, तो फिर कितना कितना दुख होता है। इतने बड़े राष्ट्र के अंदर भी अगर हमारा एक गोल्ड मेडल आता है तो मतलब बहुत बहुत चिंताजनक बात है ये। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार को धरातल से, अपना ग्रास रूट लेवल से बढ़िया बच्चों को अपना उठाना चाहिए और उनको ग्रूम करके 10-15 साल का जो एक प्रोजेक्ट है वो बनाए। देखो गोल्ड मेडल्स की यहाँ पे लाइन लग जाएगी, टैलेंट की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में। राजेश जी, एक कमेंट आया मेरे पास, हमारे सोनू अनेजा जी लिखते हैं कि राजेश शर्मा जी को कुछ समय के लिए करनाल का डीसी लगा दिया जाना चाहिए। अगर बाई चांस ये बात हो ही जाए तो क्या करोगे, दो दोगे? लेकिन मैं ये बात आपके कैमरे पे कहना चाहूँगा कि 15 दिन के लिए अब आपके शहर करनाल के अंदर ट्रैफिक को लेके दसियों प्लान बना चुके हैं। कभी यहाँ से बंद कर देते चौक, कभी वहाँ से बंद कर देते हैं। 15-20 दिन के लिए एक शहर की टीम बना के उनको ट्रैफिक की सारी जिम्मेवारी सौंप दे। देखो यहाँ पे अगर आपको फ्लाईओवर की जरूरत पड़ जाए तो नहीं। जी, हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं राजेंद्र, वो कह रहे हैं कि पिंगली रोड के ऊपर डेयरी को शिफ्ट करने का प्रोजेक्ट था, वो कहाँ गया? डेयरी को शिफ्ट करने का देखो 15 साल से प्रोजेक्ट, मतलब प्रशासन की फेलियर इससे बड़ी क्या होगी, उसके बारे में भी मैंने आरटीआई दायर कर रखी है। कुछ दस्तावेज आगे कुछ आने हैं। मतलब लगभग 1 करोड़ रुपए की जमीन वहां पे खरीदी गई थी 10-15 साल पहले नगर निगम के द्वारा, और आज तक वहां पे डक्का नहीं टूटा। इन्होंने सैकड़ों मीटिंग कर ली, इनके बस का है ही नहीं कुछ। सारे शहर में डेयरी वालों ने तांडव मचा रखा है, सारे शहर की सीवरेज व्यवस्था उन्होंने ठप कर रखी है। जब यही इनसे नहीं होता तो होगा क्या? ऐसे ही ये सब्जी मंडी वाला मामला इन्होंने लटकाया था, वो सब्जी मंडी वाला आधा वहां चला गया, आधा फिर यहीं पे। मैं कह रहा हूं ना, कोई कोई इनका विजन ही नहीं है करनाल के प्रशासन का। करना क्या चाहते हैं, ये दिखाना क्या चाहते हैं? वो वैसे कहेंगे हम स्मार्ट सिटी। अरे स्मार्ट सिटी बनाना है ना तो अधिकारियों और नेताओं को पहले स्मार्ट बनना पड़ेगा। जनता का तो नंबर बहुत बाद में आता है। पहले ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ स्मार्ट सिटी बनाना है। ये 2 बंदे चुन लो, इनके पास आ जाओ, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बन जाएगा। राजेश जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए तो आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे समय दिया, तो उम्मीद करता हूँ 2-4 दिन बाद मेरा थोड़ा अता पता भी पूछ लेना। नहीं, गर्मी तो आ गई, बहुत आ गई, बैटरी गर्म हो गई आपकी काफ़ी। क्या करें, मतलब कोफ्त होती है अंदर देख के सिस्टम का। ये आपका और हमारा और जनता का पैसा है जो यूं बर्बाद होता हुआ नहीं देखा जा सकता। हाँ, मेरा भी पता कर लेना। दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला, आपको बता दें, कभी आप सोचो बहुत कुछ हो जाएगा। ना तो राजेश जी का कुछ होता, ना होता मेरा कुछ, ना होता आपके शहर का कुछ। टंडन गोपाल, जय माता की कहेंगे, जोर से बोलो जय माता की। माता रानी के आगे ही आप प्रार्थना करो कि हमारे शहर के अंदर सद्बुद्धि वाले लोग आ जाएं और हमारे शहर का कायाकल्प कर दें। चलिए दोस्तों, जाते जाते फिर एक बढ़िया सी खबर तो बता ही देता हूँ। दोस्तों, आपको बता देते हैं, दयाल सिंह कॉलोनी के अंदर एक बंदे ने क्या किया। करण स्वीट्स के पास, ध्यान से सुनना मेरी बात, करण स्वीट्स के पास थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक पार्क आ जाता है। उस पार्क के बिल्कुल सामने एक बंदे ने क्या करा, अपना घर तोड़ के बड़ी ही चालाकी के साथ वहाँ पर मल्टीनेशनल बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया। नगर निगम से नक्शा पास कराया घर का और कमर्शियल बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। अब लोगों ने, आसपास के लोगों ने कर दिया उस पर ऐतराज़। बिल्डिंग इंस्पेक्टर राजेश जी कहते हैं कि ये गलत काम कर रहा है, हमने काम को रुकवा दिया है। अब इस महानुभाव से पूछो भी, तन्ने काम रुकवा दिया, उसको डिमोलिश कौन कराएगा? उसको डिमोलिश कराओ, डिमोलिश कराकर उसका जो नक्शा बना उसी तरह से कंस्ट्रक्शन कराओ। ये हरामखोरी किस बात की? ये सर
आपको बता देते हैं, नगर निगम की मिली भगत से ये कंस्ट्रक्शन हो रही है और इसको रोकना बड़ा जरूरी है। मैं नगर निगम कमिश्नर से आग्रह करूंगा कि इस इंस्पेक्टर के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत ये कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है इसको रोक देना चाहिए, डिमोलिश कर देना चाहिए। और जिस तरह से घर का नक्शा बना है तो घर का ही काम होना चाहिए। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी, किसकी नहीं उसकी। भाई साहब आपकी भी हो सकती है। एक मिनट के लिए एक सवाल राजेश जी का, जो वो गर्म कर दिया है जी। शहर के अंदर जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं, नगर निगम खास तौर पे, क्योंकि बिल्डिंग ब्रांच ही उससे कनेक्टेड रहती है, ये इतने ड्रामेबाजी करते हैं। एक नोटिस दे दिया उधर निर्माण चल रहा है, दूसरा दे दिया उधर निर्माण चल रहा है, अपनी फाइल पूरी करके रखते हैं। मतलब ये ड्रामेबाजी, नोटिस के ड्रामेबाजी में अपना काम हो जाता है। हाँ। और फिर ये लोग, मुझे आभास है इस चीज़ का कि ये लोग अगले को जब देखते हैं कि ज़्यादा सिस्टम गड़बड़ हो गया, ये उसको कह देते हैं कि भाई कोर्ट में चला जा। हाँ। कोर्ट में चला जा या पेंट में चला जा। नहीं, हम तो वो मॉडल टाउन वाली एक बिल्डिंग सील की थी, कोने वाली रजी जी, वो मैंने देखा अब शटर वटर लग के पेंट वेंट हो रहा है। बहुत बहुत बुरा हाल है। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ, खाली बिल्डिंग ब्रांच कोई श्रीमान अनिल विज जी पकड़ लेना तो वहाँ पता लग जाएगा क्या हो रहा है करनाल में। सारा शहर मतलब अव्यवस्थित कर दिया इन्होंने। अनिल विज जी भी तो प्रभावित हो जाते हैं। नहीं, अनिल विज जी प्रभावित होने वाले मंत्री नहीं है, वो तो ठोस कार्रवाई करते हैं। वो एक दिन आए थे तो भगदड़ मच गई है। कुछ भी नहीं हुआ उस पे। चलो कुछ ना कुछ। चलिए सर, जो भी होगा आपके सामने होगा, हमारे सामने होगा, हमारे सामने होगा, हम आपको दिखा देंगे क्या हो रहा है। आप बने रहे, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की जिसकी बात करेंगे उसकी। मैं हूं विकास बीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।